हेलो दोस्तों। तो चलिए आप सभी का स्वागत है अपने चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिमला की सिसिल होटल पहले किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन सी फेलिटिस होटल के नाम से। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 123 का सी राइट ऑप्शन है। फेलिटिस होटल जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1884 में और इसके एक एम्प्लॉय मोहन सिंह ओबराय ने इसको बाद में ख़रीद लिया और उन्हीं की आगे फिर ये जो है ओबराय होटल चेन जो है वो चल रही है। सिसिल होटल शिमला का पूरा नाम जो है दी ओबराय सेसिल शिमला है। बीच में ये बंद हो गया था, 1997 में इसको फिर से शुरू किया गया है। तो 123 का सी राइट ऑप्शन था। 124 देख लेते हैं, 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? ऑप्शन डी चंबा इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर शहर के बीच स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है और ये लगभग जो है 1400 वर्ष पुराना है। इसके एक केंद्र में एक शिवलिंग पर आधारित मंदिर है और आसपास इसके 84 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम 84 मंदिर पड़ा है। और बीच में जो मंदिर है वो मणिमहेश जी का मंदिर है और जो है शिखर वास्तुकला शैली में ये मंदिर निर्मित है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? तो चंबा के भरमौर में, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है? ऑप्शन डी जो है धूम आंसर की में राइट टिक किया गया है, लेकिन जो लामाओं द्वारा नृत्य परफॉर्म किया जाता है उसको हम छम नृत्य के नाम से जानते हैं, CHHAM। तो यहाँ पर छूम, रिछूम, हुम और धूम दिया गया है और धूम को यहाँ पर राइट टिक किया गया है, लेकिन ये जो है छम होना चाहिए था, छूम नहीं, छम नृत्य। छम नृत्य जो है लामाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है मोनेस्ट्रीज में। बेसिकली जो है इन नृत्य का ये जो रूप है छम, यह मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म से ये जुड़ा है। कई बार जो है इंग्लिश में इसको चाम नृत्य भी कहा जाता है, तो CHHAM चाम भी पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा छम और चाम की स्पेलिंग में। तो कई जगह इसको चाम बोलते हैं, कई जगह छम बोलते हैं और हिंदी में छम आएगा, ये कई बार चाम भी आएगा, तो उसको आप राइट टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 126। यहाँ पर पूछा गया है, चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से है? ऑप्शन बी लोथल इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ही किया गया है आंसर की के हिसाब से, जिसमें हड़प्पा और कोट दीजी जो हैं ये नाम भी आ जाते हैं, लेकिन जो आप अगर गूगल भी करेंगे या हो सकता है आपने कहीं और भी पढ़ा हो, तो उसमें चावल की खेती के जो अवशेष मिले हैं, मतलब एसोसिएट किया गया है एरिया को, वो लोथल है। लोथल के अलावा रंगपुर भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो लोथल और रंगपुर में हड़प्पा काल में जो था चावल की खेती की जाती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और इसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 126 का बी राइट ऑप्शन होगा, डी नहीं। 127 में हमसे पूछा गया है, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो ऑप्शन 127 है, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो मूल सूत्र इसके लिए राइट आंसर है। मूल सूत्र जो है, जो मूल सिद्धांत है जैन का, वो अहिंसा है। और जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं उनका जो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे आगम कहते हैं। आगम शब्द का प्रयोग जो है जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए किया जाता है और कुल जो आगम है वो 46 हैं, 46 आगम हैं। अगला क्वेश्चन है 127 का सी राइट था। औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है, तो अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन, तो अथर्ववेद इसके लिए राइट आंसर है। आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद इसमें से सबसे पुराना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, और जिसमें जो है औषधि की हमको का उल्लेख मिलता है जिस वेद में, तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और अथर्ववेद में क्या क्या है, इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। तो चिकित्सा से रिलेटेड जो है औषधि
का जो मेडिसिन है जिसका मेंशन मिला है तो वो अथर्ववेद में मिला है सबसे पहले। 128 का सी राइट ऑप्शन था। 129 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। ऑप्शन डी लौह तथा इस्पात इसके लिए राइट आंसर है, आयरन और स्टील। तो इन 4 ऑप्शन में लौह तथा इस्पात सही है। अगर बात करें तो इसके अलावा गुप्त काल में जो है रेशम, मलमल, केलिको, लिनन, ऊन और कपास जो है इन वस्तुओं का भी बहुत सा निर्यात किया जाता रहा है। और जो चांदी के सिक्के होते थे गुप्त काल में उनको रूपक कहा जाता था, जबकि बात करें जो सोने के सिक्के हैं उनको दिनार कहा जाता था। और आपको पता है दिनार जो है आजकल करेंसी है। कुवैत की, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, सर्बिया, जॉर्डन और बहरीन इनकी सबकी जो करेंसी है वो दिनार है। तो चांदी और सोने दोनों तरह के सिक्के जो हैं इनका प्रयोग भी गुप्त काल में किया जाता रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 130 है। इसमें पूछा गया है बुद्ध शब्द का आश्रय है तो एक एन एनलाइटन्ड वन यानी ज्ञान संपन्न। तो जो ज्ञान संपन्न हो जाता है वो बुद्ध कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है 130 के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई। तो आपको पता है कि गुप्त काल में जो सबसे प्रमुख शहर था वो पाटलिपुत्र था। तो जब गुप्तोत्तर काल मतलब जब गुप्त काल जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है मतलब जो गुप्त काल के बाद का काल था उसमें जो है पाटलिपुत्र ने अपनी जो महत्वपूर्ण स्थिति थी वो खो दी थी, क्योंकि जब गुप्त काल का अंत हो रहा था यानी गुप्त काल के पश्चात कन्नौज जो था एक प्रमुख जगह बन गई थी। और पाटलिपुत्र क्योंकि कहा जाता है कि जो सत्ता का केंद्र था वो पाटलिपुत्र से फिर कन्नौज स्थानांतरित हो गया था, तो इसलिए जो है पाटलिपुत्र ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई और बाद में जो महत्वपूर्ण शहर बना वो कन्नौज बना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो अजातशत्रु याद रखेंगे और 490 ईसा पूर्व इनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। और पाटलिपुत्र से बहुत से वंशों का संबंध रहा है जिसमें हर्यक, नंद मौर्य, शुंग, गुप्त, पाल और बाद में शेरशाह सूरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 131 का डी राइट ऑप्शन था। ध्रुवसेना कहाँ का शासक था। ऑप्शन बी कठियावाड़ इसके लिए ऑप्शन राइट आंसर दिया गया है। अगर आप ध्रुवसेना के बारे में सर्च करेंगे विकिपीडिया पे, गूगल पे, तो आपको बहुत कम जानकारी देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये मैत्रक राजवंश से संबंधित थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मैत्रक राजवंश जो था इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और ये गुजरात एरिया के शासक थे। तो कठियावाड़ा भी वैसे गुजरात का ही क्षेत्र है, तो यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक दिया गया है, गुजरात नहीं कि कठियावाड़ा में इन्होंने शासन किया। आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। एक्चुअली जब बंगाल में पाल राजवंश का राजा महिपाल द्वितीय था उसके शासनकाल के दौरान जो था सेन राजवंश के संस्थापक विजय सेन ने बरेंद्र राम चक्र के विद्रोह का फायदा उठाते हुए पश्चिम बंगाल में अपना जो प्रभुत्व था उसको स्थापित किया। और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि राजवंश के जो सेन राजवंश थे उसके संस्थापक जो थे हेमंता सेन थे, जो कि मूल रूप से पाल राजवंश के ही सहायक थे। लेकिन उनके समय जो था ज़्यादा प्रख्यात नहीं हुआ था सेन राजवंश। जो एक्चुअल जो है शासक जो है जो माना जाता है सेन राजवंश का उसको विजय सेन ही माना जाता है। और विजय सेन का जो शासनकाल है वो लगभग 1095 ईस्वी से लेकर 1158 ईस्वी तक रहा है। और इनका जो साम्राज्य था वो पूरे बंगाल और उत्तरी बिहार तक फैल गया था। तो हेमंत सेना जो को है वो मूल रूप से राजवंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वो उतना प्रमुख संस्थापक नहीं था। जो अधिकतर विस्तार हुआ था सेन राजवंश का वो विजय सेन के समय ही हुआ था और सबसे महान शासक जो है विजय सेन को ही माना जाता है सेन वंश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात, विजय सेन के साथ साथ जो थे उसके बाद जो सेन वंश के प्रमुख शासक हुए उसमें बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन जो थे ये भी प्रमुख शासक रहे हैं, लेकिन संस्थापक की बात रही है की गई है तो विजय सेन जो है उसको ही सही मायनों में संस्थापक माना जाता है सेन वंश का। नेक्स्ट देखते हैं। 133 के लिए बी राइट ऑप्शन था। अगला है एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो आप सभी जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 134 का बी जो है राइट ऑप्शन है। मुबारक खिलजी या मुबारक शाह खिलजी जो है जिसे मुबारक खान के नाम से भी जाना जाता था
वह अलाउद्दीन खिलजी का ये बेटा था। मुबारक शाह जब 17-18 वर्ष का था तो इसने 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ जो था सिंहासन ग्रहण किया था। और इसने जो था खलीफातुल्लाह, जिसको हम भगवान का प्रतिनिधि कहते हैं, इस शीर्षक के साथ जो था ये खुद को एक उपाधि दी थी, शीर्षक दिया था। और इसी नाम से इसके सिक्के भी चलते थे। और इसका पूरा नाम जो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा या शासक कौन था? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है सदाशिव राय। जो तालीकोटा का युद्ध था वो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। और इसमें जो था ये दक्कन के सल्तनतों के बीच और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई जो है राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी हार के साथ जो था दक्षिण भारत के जो अंतिम हिंदू सम्राट थे या साम्राज्य था ये, इसका पतन हो गया था। तालीकोट जो है वो आजकल जो कर्नाटक राज्य है उसमें ये स्थित है। सदाशिव राय जो था विजयनगर का शासक था तालीकोट युद्ध के समय, लेकिन ये जो था एक कठपुतली मात्र शासक था। वास्तविक शक्ति जो थी, जो उसका मंत्री था राम राय नाम का, तो राम राय के पास जो था पूरी पावर थी साम्राज्य की। और सदाशिव एक तरह से कठपुतली ही था। और तालीकोट की लड़ाई के पश्चात जो था दक्षिण भारत की राजनीति में विजयनगर साम्राज्य की प्रमुखता जो थी वो समाप्त हो गई थी। दक्कन के सल्तनतें जो थी ये विजयनगर को जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। वो आपस में ही ये सल्तनतें लड़ती रही, जिसका फ़ायदा जो है अंततः मुगलों ने उठाया और वो मुगलों के आक्रमण का शिकार हुए। 135 के लिए सी राइट ऑप्शन था। 136 देख लेते हैं। अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा? ऑप्शन ए दीन इलाही इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही क्या था, चलिए देख लेते हैं। दीन इलाही का अर्थ जो था, इसका मतलब था ईश्वर का धर्म या ईश्वरीय धर्म। अकबर ने एक ये इस नाम से नया धर्म शुरू किया था, दीन इलाही से नाम से, जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसी और आदि जैसे प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं पर आधारित था। इस धार्मिक मार्ग को बाद में दीन इलाही या ईश्वरीय एकेश्वरवाद के रूप में संदर्भित किया गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का सम्मार्ग कहा था। अगला देख लेते हैं 137। 136 का ए राइट आंसर था। शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव रहा है? तो शिवाजी का जो चरित्र गठन था उसमें उनकी माताजी का विशेष प्रभाव रहा है। 137 का डी राइट ऑप्शन है। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी जी की मां जीजाबाई, उनका नाम था जीजाबाई, जीजाबाई ने उनके पालन पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जीजाबाई जो थी एक कट्टर हिंदू थी और उन्होंने शिवाजी में धार्मिक और राष्ट्रवादी गौरव की प्रबल भावना पैदा की थी। जीजाबाई के साथ साथ जो थे छत्रपति शिवाजी, उनके संरक्षक जो कोंड देव जी थे, तो कोंड देव जी से भी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कोंड देव जी से शासन और सैन्य कला सीखी थी। छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले के नाम से भी जाना जाता है। 1630 से लेकर 1680 तक इनका जीवन काल रहा है। भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार रहे हैं। 1674 में ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने इसके लिए मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था और मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वो छत्रपति बने थे। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, जबकि 5 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है न्याय की जंजीर का संबंध था तो किससे था? ऑप्शन डी जो है जहांगीर राइट ऑप्शन हो जाएगा। द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद जहांगीर। तो ये न्याय की जंजीर कहाँ जहांगीर ने बनवाई थी, मतलब स्थापित की थी? तो आगरा किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई गई थी जिसमें लगभग 60 घंटियां थी। इस जंजीर के जरिए जो था फरियादी मुश्किल समय में अपनी गुहार लगाता था। तो न्याय की जंजीर का संबंध किससे था? जहांगीर से, जो कि अकबर का पुत्र था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था।
न्याय की जंजीर के अलावा उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था शासन में, क्योंकि जो पूरा शासन है वो जहांगीर के समय में नूरजहां ही देखती थी। और इसका एक और नाम देखा हमने, सलीम इसको कहा जाता था। और इसके अलावा एक और जो नाम लिया जाता है इसका, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जरतुशत धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? ऑप्शन बी पारसियों द्वारा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐतिहासिक रूप से पारसी पंथ की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इस जमाने में पारसी धर्म जो जिसका नाम हमने यहाँ भी पढ़ा, जोरतुश या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, ईरान का राजपंथ हुआ करता था। उन्होंने भारत में शरण ली थी। तब से आज तक पारसियों ने भारत के उदय में बड़ा योगदान दिया है। ईरान पारसी देश का हुआ करता था। ईरान में जो पारसी थे, इससे पहले फारसियों के इस्लाम ग्रहण करने के उपरांत समस्त ईरान को जो था मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया। तो पारसी धर्म अथवा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म आप देख सकते हैं, फारस का एक राजपंथ हुआ करता था। यह जंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ पर आधारित था। तो ग्रंथ का नाम भी आप याद रखेंगे, जंद अवेस्ता। इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे, जरथुस्त्र, इसलिए इसे जरूथस्टी पंथ के नाम से भी जाना जाता है, या जरतुश धर्म। तो इसमें जो है भारत में जो है इसका प्रभाव, मतलब ये पारसियों द्वारा लाया गया है भारत। ऑप्शन बी 139 के लिए राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्यम वर्ग मुख्यतः बना। तो जो मिडिल क्लास थे बंगाल में ब्रिटिश टाइम में, वो ज़्यादातर कौन थे? तो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास थे बंगाल में वो ज़मींदार थे ब्रिटिश टाइम में। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ज़मींदारों को इसलिए माना जाता था मिडिल क्लास, क्योंकि ये इकोनॉमिकली पावरफुल थे जो दूसरे लोग थे भारत में। सोशली भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता था और पॉलिटिकली भी ये सिग्निफिकेंट थे। तो इस वजह से जो था मिडिल क्लास ज़्यादातर जो थे जो ज़मींदार थे। ऑप्शन बी 140 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अतिवादियों में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी राइट आंसर है 141 के लिए। जो भी मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट में, वो 3 थे मेनली, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। इनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों ही जो थे काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी थे उनमें। तो ऑप्शन में यहाँ बाल गंगाधर तिलक ही है, बाकी 3 नाम कोई और हैं। तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के अलावा इसमें अगर लाला लाजपत राय जी का नाम और बिपिन चंद्र पाल का नाम होता तो अभी वो ऑप्शन भी सही होते। 141 का डी राइट ऑप्शन है। 142 देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो बंगाल विभाजन के पीछे कौन जो था मेन कैरेक्टर था जिसने बंगाल का विभाजन चाहा था? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी 142 के लिए राइट आंसर है। उस समय के वाइसराय जो थे भारत के वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 19-20 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई या 20 जुलाई दोनों डेटें होती हैं, वैसे आप 20 याद रखेंगे अगर 19 नहीं हो ऑप्शन में। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया, और दूसरी ओर जो हिंदू बहुल पश्चिमी भाग था उसको बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर जो था पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया। तो ये धर्म के आधार पर अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, और ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की तैयारी की थी इसके साथ। अगला क्वेश्चन 143 हमसे पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। सक्रिय मदद की थी, एक्टिव हेल्प थी भारत की तरफ से, क्योंकि भारत को लगा था कि अंग्रेज जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनके ऊपर अत्याचार खत्म कर देंगे और हो सकता है उनको आज़ाद भी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज जो थे अपने वादे से मुकर गए। जो भी उन्होंने वादा किया था इंडियन जितने भी हमारे जो नेता थे उनके साथ, तो भारत की जो थी सक्रिय मदद रही थी एक्टिव हेल्प के रूप में। ऑप्शन डी 143 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 144 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? ऑप्शन बी जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी टिक किया गया है जो कि गलत है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे।
जबकि हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। जबकि बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। और जो A.K. मुंशी यहाँ पर नाम टिक किया गया है, तो A.K. मुंशी भारतीय संविधान की प्रारूपण समितियों में के सदस्यों में से एक थे। तो ये प्रारूपण समिति जो थी उसके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1984 भारत के नई दिल्ली में ये हुआ था। ऑप्शन बी 145 के लिए राइट आंसर है। जबकि गुटनिरपेक्षता की ओर पहला कदम बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। और यहाँ पर बात की है कि भारत में कब हुआ, तो 1984 में नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक शेल कहलाती है। ऑप्शन ए इग्नियस रॉक, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय शेल। मुख्यतः 3 प्रकार की शेल या जिनको हम रॉक कहते हैं वो होती हैं आग्नेय, तो आग्नेय को हम सेडिमेंट इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको अवसादी शेल या अवसादी रॉक्स कहा जाता है। तीसरी होती है हमारी कायांतरित शेल, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। जब जो मैग्मा होता है या लावा जो ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, जो इस प्रकार से शेल बनती हैं, उनको हम आग्नेय शेल यानी इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इन्हीं को हम प्राथमिक शेल यानी प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 146 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी रॉक्स जो हैं वो आग्नेय शेल यानी इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।